नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार जीके विद्याशास्त्र में। कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया, सब राजी खुशी। तो सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। स्टार्ट करें अपनी क्लास अपन। तो सबसे पहले जो नए जुड़े हैं उनको कह देता हूँ कि क्लास को पूरा देखें, है ना, तभी समझ में आने वाला है। और हो सके तो शुरू से जाके देखना, है ना। और जो पुराने वाले हैं उनके लिए कि जुड़ चुके हैं तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिवीजन से अपने, जो कल पढ़ा था, जैसे रोज करते हैं। तो रिवीजन में कल कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था? मेरे हिसाब से जसवंत सिंह से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, है ना। तो हमने जसवंत सिंह पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा उसके अंदर कि जो जसवंत सिंह है उनके संरक्षक रहे थे कौन? राज सिंह कुंपावत, है ना। और वो आसोपा के सामंत थे। और उन्होंने जो है राज सिंह जी ने जसवंत सिंह के लिए बलि दे दी थी अपनी, है ना। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उसके अंदर औरंगजेब और दारा के मध्य एक धर्मत का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1658 ईस्वी के अंदर, है ना। इसके अंदर जो है दारा की तरफ से जसवंत सिंह आते हैं और यहाँ पे जो है कासिम खां धोखा कर देता है और जसवंत सिंह की तरफ से हटके किसकी तरफ चला जाता है? औरंगजेब की तरफ चला जाता है। और इसके बाद जसवंत सिंह भी यहाँ पे युद्ध का मैदान छोड़ के चला जाता है, जिसके बाद उनकी रानी, जसवंत सिंह की रानी जसवंत दे हाड़ी जो है किले के दरवाजे यानी दुर्ग के दरवाजे बंद करवा देती है। उसके बाद में वो किसी प्रकार से खुलवाता है, ठीक है। और हमने पढ़ा इसके बाद में सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था, उसके पश्चात जो है मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब की, सॉरी, जो औरंगजेब है और जसवंत सिंह की जो है मिर्जा राजा जय सिंह संधि करवा देते दोनों की, है ना। इसके बाद में पढ़ा कि हमने जो औरंगजेब है वो जसवंत सिंह को कहाँ भेजता है? खानूजा के युद्ध में। अब खानूजा के युद्ध में सुजा के खिलाफ भेजता तो है वो, लेकिन वहां पे जो है औरंगजेब की सेना को ही लूट लेता है कौन? जसवंत सिंह। उसके बाद में पुनः समझौता करवाता है मिर्जा राजा जय सिंह। इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो है सहिस्ता खां की मदद के लिए दक्षिण भारत भेजता है इसको, जसवंत सिंह को औरंगजेब। मराठों की तरफ झुकाव था, है ना, कल पढ़ा हमने। तो इस कारण से जो उनको अफगानिस्तान जमरूद का थाना भेज देते हैं। वहां पर भी कुछ उद्यम मचा रखा था उन्होंने, तो वहां से काबुल भेज देते हैं और काबुल में उनकी मृत्यु हो जाती है। इतनी बात पढ़ी थी हमने। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि काबुल में इनकी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब ने जो है इनके लिए कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया, है ना। क्या टूट गया? कुफर का दरवाजा टूट गया। इसके बाद उन्होंने इनके पढ़े थे कि इनका एक बेटा था प्रति सिंह, है ना। उस प्रति सिंह को जो है जहर दे दिया था किसने? औरंगजेब ने। और इसके बाद में जो है मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था औरंगजेब ने। और इसके बाद में हमने पढ़ा कि जो एक नागौर का राजा था और जो कि अमर सिंह का पोता था, उसको जो है मारवाड़ 36 लाख रुपए में बेच दिया था और इंद्र सिंह को जो है मारवाड़ की जनता ने स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद में हमने जो है कुछ निर्माण कार्य थे वो पढ़े। निर्माण कार्य में सबसे पहले आता है कौन सा? काका उद्यान बनवाया था, है ना, जोधपुर के अंदर, और अनार की खेती के लिए। और हमने इसके बाद में हमने पढ़ा कि एक नगर बसाया था इन्होंने, शहर बसाया था कहाँ पर? दक्षिण भारत के अंदर जसवंतपुरा नामक शहर बसाया था। कहाँ पे? औरंगाबाद के पास जगह पड़ती है। इसके बाद हमने थोड़ा और आगे बढ़ा तो हमने कहा कि इनकी एक रानी थी अतरंग, उन्होंने जो है शेखावत जी का तालाब बनवाया। इनकी एक और रानी थी कौन सी, जिसने किले दरवाजे जो है बंद करवाए थे, किले के दरवाजे, जसवंत दे हाड़ी। उन्होंने जो है राय का बाग पैलेस बनवाया था और कल्याण सागर तालाब भी बनवाया था। इसके बाद में उनकी कुछ पुस्तकें थी जिसमें से अनंत विलास, है ना, अमृत विलास थी, भावा भूषण थी, प्रबोध चंद्र थी, अपरोक्ष सिद्धांत थी, है ना। ये पुस्तकें थी इनकी। और दरबारी विद्वानों में कौन थे? मूणोत नैन सिंह इनके दरबारी विद्वान थे। इनको जो है मुंशी देवी प्रसाद जो है इनको क्या कहते हैं? राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। जो ये इनको जो है प्रधानमंत्री भी बनाया था किसने? जसवंत सिंह जी ने। ये शायद लाइन अगर नहीं लिखी हुई तो ऐड कर लेना, मैंने बता तो दी थी, ठीक है। वीडियो आपने देखा होगा, तो अगर नहीं समझ में आया तो पिछली क्लास जाके आप वापस देख सकते हैं। वहां पे मैंने बताया था कि इनको जो है इनसे राजी होकर उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया था। प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने कुछ कर्ज लिया था, वो चुका नहीं पाए थे, तो अपने भाई सुंदरदास के साथ जेल में जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, है ना। इसके बाद उन्होंने पढ़ा कि इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जैसे कि कौन सी, नैन श्री ख्यात, है ना, और मारवाड़ रे परगनारी विगत। ये हमने कुछ पुस्तकें पढ़ी थी इनकी, जिसके अंदर कहता है कि मारवाड़ रे परगनारी जो विगत पुस्तक है इनकी, उसको जो है क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजल कहते हैं और उनको मूल उद्देश्य को मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं, है ना। इसके बाद हमने बात की, थोड़ी सी आगे हमने बात की, तो हमने बात स्टार्ट की थी जसवंत सिंह की, है ना, अजीत सिंह की। अजीत सिंह की हमने बात स्टार्ट की तो हमने कहा कि अजीत सिंह जो है उसको बंदी बना लिया था किसने? औरंगजेब ने। जसवंत सिंह के दो पुत्र थे कौन? एक तो दल थम्मन और एक अजीत सिंह। दोनों को बंदी बनाया। दुर्गादास ने छुड़वाने के लिए गए थे, तो गोराधाय और मुकुंदास खींची की सहायता से जो है इन्होंने इनको छुड़वा तो लिया था, लेकिन जो दल थम्मन की रास्ते में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उन्होंने पढ़ा कि गोराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं और गोराधाय
इसका नाम जो है मारवाड़ की राष्ट्रीय की धूसू में लिया जाता है। इसके आगे हम को पढ़ना है। इसके अंदर एक छोटी सी चीज ऐड कर लेना कि जो है गोराधाई की जो छतरी है वो जोधपुर में है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखवा दूंगा वैसे तो, ठीक है, ये समझा दिया मैंने। तो लिखना है यहाँ से, अपन लिखना स्टार्ट करते हैं आगे से, है ना। चलो, गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है। है ना, ये लाइन लिखो बस, ये छोटी सी लाइन ऐड करवानी रहेगी थी शायद, है ना। तो ये ऐड कर लो, इसके आगे अपन चलते हैं, बाकी जो चीजें अपन पढ़ते हैं फटाफट से लिख लो इसको। गोराधाई की छतरी जोधपुर में स्थित है, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे जो है, अब दुर्गादास जी जो है बचा के तो लेके आगे, दलथम्मन की मृत्यु तो जो है रास्ते में हो गई थी। ठीक है, अब रास्ते में हो गई तो उनको जो रखा कहाँ पे था भाई, जोधपुर में मारवाड़ में रखते हैं तो वहां पे तो खालसा घोषित कर रखा था, वहां पे तो सुरक्षित थे नहीं। तो उनको जो है शिरोई के राजा थे, मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद हो तो, कौन थे शिरोई के राजा थे? कौन? जयदेव। जयदेव जो थे, वहां पर एक जगह पड़ती है, जयदेव के जो सिरोही है, जयदेव का सिरोही है, उसके आसपास जगह पड़ती है कालेंद्री। वहां पे जो है अजीत सिंह को रखा। और जय सिंह को कहा, देखो कोई आए ना तो बताना मत कि भाई ये मारवाड़ का राजा है ना, मारवाड़ का राजकुमार है, ये बताना मत किसी को। और तुम क्या करना, कोई आए पूछे तो बोल देना मैं साड़ी या साड़े का बेटा है या कुछ ऐसा बेटा है ना। तो ठीक है। इसके बाद दुर्गादास उनके पास छोड़ के चल जाते हैं अजीत सिंह को। और वो जो है कहते हैं कि भाई देखो मदद तो चाहिए, अपन तो हरा हरा सकते नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि मदद कौन करेगा, तो मदद के लिए कोई तो चाहिए, मदद के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जो जसवंत सिंह जी है, उन्होंने मदद किसकी किसकी मदद की थी? शिवाजी की मदद की थी ना, मैंने पढ़ाया था अभी पिछली क्लास में ही तो। शिवाजी की मदद की थी तो अब उनका बेटा मुसीबत में है जसवंत सिंह का, तो अब मदद कौन करेगा? शिवाजी का बेटा कौन? संभाजी। तो वो दक्षिण भारत गए थे अकबर के साथ। अब अकबर वाली जो कहानी है मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ आपको, कि अकबर के साथ जो है वो समझौता किया था, अकबर को बादशाह घोषित कर दिया था, सारी सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं वो, तो वापस से यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अपन ने मारवाड़ के अंदर मेवाड़ के अंदर पढ़ा था, है ना। जब अपन राज सिंह पढ़ रहे थे कि राज सिंह के साथ मिलके अपना समझौता किया था और औरंगजेब ने सेना भेजी थी, युद्ध किया था, कौन सा देबारी का युद्ध हुआ था। लेकिन जो है वहां पे देबारी का युद्ध हुआ था, लेकिन वहां पे सेना ने हरा तो दिया था औरंगजेब की सेना जो है उसने मारवाड़ और मेवाड़ की संयुक्त सेना को हरा तो दिया था, लेकिन जो है गठबंधन जो है उसको तोड़ने में नाकामयाब हुआ था। तो दुर्गादास को लगा था वो ऐसे जीत नहीं सकते, लेकिन किसी की मदद लेनी पड़ेगी अपन को। तो संभाजी के पास जाते हैं। संभाजी जो है कुछ दिन रहते हैं वहां पे, 5-6 साल रहते हैं, लेकिन मदद नहीं करते हैं वो किसी वजह से, क्योंकि वहां पे औरंगजेब भी उधर हमले कर रहा था, तो वहां पे व्यस्त थे संभाजी। अब व्यस्त थे तो वहां से औरंगजेब आया था उधर से। अब जब औरंगजेब आता है तो उन दोनों को लगता है, अकबर को और दुर्गादास राठौड़ को, कि भाई देखो यहाँ पे तो औरंगजेब आ गया, तो हो सकता है अपनी भी जान को खतरा हो, तो वो वापस चल जाते हैं कहाँ पे, अकबर वहां से ईरान चल जाता है, और दुर्गादास राठौड़ कहाँ चल जाता है वहां से वापस जोधपुर, है ना। तो अकबर कहता है कि भाई मेरा ईरान में एक दोस्त है, तो वहां जाऊंगा मैं और वहां से मदद लेके आऊंगा, और मदद लेके आऊंगा तो वहां से अपनी हेल्प हो जाएगी। अब उसके बाद न तो अकबर वापस ईरान से आया, और नहीं औरंगजेब जो है वापस आगरा गया, यानी दिल्ली गया, वापस गया ही नहीं कभी। मराठों के बीच में ऐसा उलझ गया औरंगजेब कि वापस कभी जा ही नहीं पाया। अकबर की खासियत क्या थी, है ना, अकबर इतना मतलब कि बड़ा शासक क्यों बना पाया, इतना बड़ा बादशाह क्यों बन पाया, कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि जिस तरह से पूरा राजस्थान उसके खिलाफ लड़ रहा था अकबर के खिलाफ, लेकिन उसने कहा कि देखो अब यहाँ पे मतलब कि हमले करनी नहीं। पिछेसी के बाद उसने हमले किए नहीं थे, बिल्कुल ही एक न के बराबर हमले किए थे उसने, ठीक है, अभियान ही नहीं किए। उसने कहा जैसे राजस्थान है ना उसको वैसे छोड़ दो, क्योंकि अगर मैं वहां गया और मैं वहां फंस गया ना, उसके बाद मेरा तो नामो निशान ही मिट जाएगा, जैसा कि औरंगजेब ने किया। पूरे मराठे इतनी वीरता से लड़ रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब वहां पे औरंगजेब चला गया और औरंगजेब वापस ही नहीं जा पाया, उसको वहीं खत्म कर दिया, खा गए भाई साहब औरंगजेब को मराठे, वहीं पे खा गए। ठीक है, तो अकबर ने ये गलती नहीं की थी, लेकिन औरंगजेब ने गलती की, तो वहां पे उसके बाद औरंगजेब के बाद तो 2-2.5 दिन में ही सारे सारे राजा बदल रहे थे, ठीक है ना। कैसे कैसे राजा बदल रहे अपन ने देखा था, आगे बात करेंगे उनकी। लिखते हैं अपन थोड़ा सा मैटर लिखना। दुर्गादास राठौड़ ने
अजीत सिंह को सिरोही के कालेंद्री नामक स्थान पर जयदेव के पास रखा। किसके पास रखा? जयदेव के पास रखा। वो अपना पेन कहाँ गया है? ये रहा। किसके पास रखा? जयदेव के पास रखा। लिख लो। दुर्गादास राठौड़ तथा अकबर संभाजी के पास मदद के लिए दक्षिण भारत गए। आगे लिखना। यहां से क्या हुआ? यहां से फिर मदद नहीं की थी, औरंगजेब आ गया तो अकबर यहां से क्या चला गया? ईरान चला गया। देखना, अकबर ईरान चला गया ना। यहां तक लिखो। 1 मिनट है। आवाज आ रही है ना? वापस कमेंट कर देना एक बार। थोड़ी सी वॉइस डिस्टरबेंस हो रही थी ना, तो है ना, समझ रहे हो? तो अपन इससे आगे पढ़ेंगे फटाफट। यहाँ तक लिख लो। क्या हुआ कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को सिरोही के कालेंद्री नामक स्थान पे जयदेव के पास रखा था। ठीक है। और इसके बाद में क्या हुआ? दुर्गादास राठौड़ और अकबर किसके पास गए? संभाजी के पास गए थे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत जाने के बाद जो है वहां से अकबर कहाँ चला गया? ईरान चला गया। दुर्गादास राठौड़ वापस अपने जोधपुर आ गए, मारवाड़ आ गए। ठीक है ना। और वहीं से बाद में कहानी अपनी चली। पढ़ते हैं अपन। यहाँ तक लिख लिया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो। हेडिंग डालो ऐसे। बुलंद बुलंद अख्तर। अख्तर लिख दिया क्या? बुलंद अख्तर व सफीन तुबिसा। ठीक है। कौन थे? तो ये तो था अकबर का बेटा और ये थी अकबर की बेटी। लिख लेना, अकबर के पुत्र व पुत्री। अकबर का पुत्र व पुत्री। जो पहले लिख रखा है वो पहले है, बाद में लिख रखा है बाद में। यानी कि पुत्र कौन है? बुलंद अख्तर। और पुत्री कौन है? सफीन तुबिसा। अब सुनो कहानी क्या हुई, बात हुई क्या, पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें अपन। तो जब अकबर ईरान गया तो अकबर के पास उसके बच्चे भी थे। अब उसके बच्चे थे तो उसको दुर्गादास राठौड़ के पास छोड़ के चला गया। उसको पता था, देखो अजीत सिंह दुर्गादास राठौड़ का बच्चा नहीं है। ठीक है। उसको भी जसवंत सिंह ने सौंपा है और वो उसकी रक्षा कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों की भी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि देखो इतनी, मतलब कौन दूसरों की रक्षा करता है? कौन दूसरों के टाबरों को संभालता है? इतने अच्छे तरीके से दूसरे के टाबर को वो संभाल रहा है, तो मेरे बच्चों को भी संभाल सकता है ना। भाई मैं भी तो मदद कर रहा हूँ। ठीक है। और तो मेरे बच्चों की संभाल सकता है। तो वो जो है दुर्गादास राठौड़ को जिम्मेदारी सौंप देता है। किस किस की? बुलंद अख्तर की और सफीम तुबिसा की, है ना। नाम थोड़े से सफीम तुबिसा देखने में लग रहा होगा, लेकिन लड़के का नाम है। ठीक है ना। लड़के का नाम लग नहीं रहा, लड़की का लग रहा है, लेकिन नाम याद करने में थोड़ी समस्या हो सकती है। लेकिन आप दोनों जो है एक साथ मत पढ़ना, सफीम अलग पढ़ना, तुबिसा अलग पढ़ना, तो आपको याद हो जाएगा सफीम तुबिसा, है ना। बुलंद अख्तर तो पता ही है। इनकी दोनों की जिम्मेदारी सौंप के जाता है।
वहां पे जब अकबर ईरान जाता है ना, तो वहीं पे जो है औरंगजेब उसको मरवा देता है। किसको? अकबर को। ठीक है, किसी कारणवश से मरवा देता है। अब होता क्या है, होता कुछ नहीं है कि अब वहां से मरवा देता है। औरंगजेब को पता चलता है कि भाई मेरे पोते और पोती किसके पास है? दुर्गादास राठौड़ के पास है। किसके पास? दुर्गादास राठौड़ के पास है। जब दुर्गादास राठौड़ के पास है, तो बुलाई जाए उनको, है ना। भाई है तो अपने पोते पोती, तो उनको बुलाई जाए। तो दुर्गादास राठौड़ को खत लिखा और कहा कि भाई मुझे मेरे पोते और पोती चाहिए। ठीक है, उसने कहा देखो, अकबर जो है मेरे को जिम्मेदारी सौंप के गया है इनकी। किसकी? इन दोनों की, बुलंद अख्तर की और सफीम तुविसा की। इन दोनों की जिम्मेदारी मुझे सौंप के गया है, तो मैं आपको नहीं दे सकता, है ना। अब आपको क्या पता, आप इसको मार दो या कुछ भी कर दो। जब तक अकबर नहीं आएगा तब तक मैं आपको वापस लौटा नहीं सकता ना। हो सकता है अकबर वापस आए, फिर वो आप मुझे कहे लौटा दो, या फिर वो आपको मान लो आपके उसके साथ वो ले जाए आपके पास, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो मुझे उसने मुझको जिम्मेदारी दी है, तो मेरे पास जिम्मेदारी है और मेरे पास ही जिम्मेदारी रहेगी। औरंगजेब को पता चला कि इसको तो पता ही नहीं है कि मैंने अकबर को मरवा दिया। वो कहता देखो अकबर तो कभी वापस आने वाला नहीं, क्योंकि मैंने तो उसको हटा दिया है। ठीक है, उसने कहा फिर अगर तुम अपने बेटे को मरवा सकते हो, भाई औरंगजेब का बेटा ही तो था अकबर, तो जब तुम अपने बेटे को मरवा सकते हो, तो ये तुम्हारे पोते और पोती एक पीढ़ी आगे और है, इनको भी तुम मार सकते हो। ठीक है, तो मैं तो तुम्हारे जो है तुमको ये देने वाला नहीं हूं, इनकी जिम्मेदारी तुमको सौंपने वाला नहीं है। तुम भूल जाओ। ठीक है, आज मतलब भूल ही जाओ। इस जमाने में तो, इस जन्म में तो भूल जाओ कि मैं तुमको इनको दूंगा। अब थे तो पोते पोती, वो कहते हैं नहीं मतलब कि पैसे से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो भले ही बेटा प्यारा होना, बेटा ने विद्रोह किया था, ठीक है, इसलिए हो सकता है कि उसको मरवा दिया हो। लेकिन पोते और पोती तो मतलब कि एक कागज का टुकड़ा होता है ना। आपने देखा होगा जब आप जब तैयारी करने आते हो, या फिर आप जब तैयारी, हो सकता है कुछ गांव से करते हैं, कुछ सिटी में आते हैं, ठीक है, रहने के लिए कमरा लेके वो पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं। तो पिताजी जो पैसे देते हैं, देखो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देख मतलब कि 70% पैसे रहने के घर वाले ही देते हैं, है ना। कुछ 20 से 1% मतलब कि मम्मी दे देती है। ठीक है, मम्मी एक्स्ट्रा देती है। ठीक है, टोटल जो पैसे आते हैं आपके पास इनकम होती है उनका बता रहा हूँ। 20 से 1% जो है आपको मम्मी देती है, 90% होती है। फिर 10% कौन देता है? वो 10% या तो आपके दादाजी देते हैं या फिर आपकी दादी देती है। डोगरी पेंशन चाहे 750 आती है, ये भी 1000 हो गई शायद, है ना, 1000 रुपए आती है। लेकिन वो आपको 200 रुपए काट के देती है डोगरी, ये ले काम आई था। ठीक है, या फिर आपके दादाजी होंगे, वो दादाजी आपको देते होंगे अपने पेंशन में से कुछ ना कुछ पैसे कि देख राख करके काम आएगी। अपने पास मतलब कि अपने पापा मान लो आपको 5,000 10,000 रुपए देके भेजे, 15,000 देके, 20,000 देके भेजते, लेकिन फिर भी वो 200 250 रुपए आपको 500 रुपए देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी मदद, जैसे कि मम्मी देती है, मान लो पापा ने मान लो कि 10,000 रुपए दिए, लेकिन वो फिर भी वो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी, ये ले काम आएंगे तेरी राख। अब पैसे देती है, तो वो यहाँ पे मतलब कि क्या है, वो ब्याज है। पोते पोती क्या है? ब्याज। मूल कौन है? मूल तो बेटा बेटी है, लेकिन ब्याज कौन है? पोता और पोती है। अब ब्याज से तो भाई प्यारा लगे ना, वो कहता है ना कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है, तो पोते और पोती तो प्यारे लगेंगे। उसके औरंगजेब के दरबार में एक कवि था, कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह नागर। ईश्वरी सिंह नागर को कहा यार देखो तुम्हारी जो है दुर्गादास से बहुत ज्यादा बनती है। ठीक है, तो तुम वो कुछ समय साथ भी रहे हो, तो तुम्हारी बात मानता भी होगा। तो तुम यार क्यों यार मेरे पोते पोती तो मेरे को लौटा दे, है ना, ऐसा तो मत कर। मेरा मेरा पोता पोती तो मेरे को चाहिए ना यार। वो तो बेटे ने तो विद्रोह कर दिया है, ठीक है, फिर मेरे पास कोई चारा ही नहीं था, तो उस हिसाब से काम हो गया मेरा। लेकिन अब पोता पोती तो मेरे को चाहिए यार, उसको समझाओ यार। तो वो ईश्वरी सिंह जाते हैं औरंगजेब उसके पास, दुर्गादास राठौर के पास, और उनको कहते हैं देखो पोता पोती तो दे दो यार, है ना। औरंगजेब को चाहिए, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया है, तो दे दो उनको, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा देखो इस जन्म में मैं देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि देखो अगर वो अपने बेटे को मरवा सकता है, तो पोते और पोती को भी तो मरवा सकता है कल को। उसने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, उसको चाहिए। ठीक है, उसने कहा देखो मैं उसको तो दे नहीं सकता, अगर आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको जिम्मेदारी सौंप सकता हूँ। आप चाहो तो आप अपने घर रख सकते हो, है ना। भाई आप ले जा सकते हो कहीं पे भी, जहां आप ले जाना चाहो। तो उसने कहा देखो ठीक है, ईश्वरी सिंह ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पे इनको लेके जा रहा हूँ, कुछ होगा कल को तो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, वहां पे दुर्गादास राठौड़ ईश्वरी सिंह को सौंप देते हैं। ईश्वरी सिंह किसको दे देते हैं? अपने औरंगजेब को। तो कुल मिला के औरंगजेब के पास चले गए। अब औरंगजेब के पास गए जैसे ही बुलंद अख्तर और सफीम तुविसा गए, तो औरंगजेब ने कहा कि मौलवी साहब को बुलाओ। तो मौलवी साहब को, सफीम तुविसा थोड़ी बड़ी थी, ठीक है, उम्र में, और अच्छी खासी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब 17 18 साल की हो गई थी, तो समझ आ गई थी उसके अंदर, है ना, मेच्योर हो गई थी। ठीक है, वो वर्ड एग्जैक्टली वर्ड है मेच्योर। तो मेच्योर हो चुकी थी, तो उसको उसने कहा दादाजी मतलब मौलवी साहब उनको क्यों
क्योंकि उन्होंने कहा, औरंगजेब ने कहा कि फिर तुमको धर्म वर्म के बारे में जानकारी देंगे कि भाई नमाज कितनी बार पढ़नी होती है, नमाज में पढ़ते क्या क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा आती है नमाज मेरे को, दिन में 5 टाइम पढ़ती हूँ आपसे ज्यादा। ठीक है, उन्होंने कहा हिंदू जो इस्लाम धर्म में सारे त्योहार सब आते हैं तुमको। ठीक है, सारे रीति रिवाज जो भी है तुम्हारे XYZ है वो सारे आते हैं। उसने कहा हाँ सारे आते हैं। उसने कहा कोई किसने सिखाए तुमको? उसने कहा रोज हमारे मौलवी साहब आते थे, उनको हमको सिखाते थे। कि इसका मतलब तुम दुर्गादास राठौड़ ने कभी हिंदू बनवाने के मतलब प्रयास नहीं किया, मतलब तुम्हें हिंदू नहीं बनाया, कभी भी हिंदू ज्ञान नहीं दिया तुम्हें? उसने कहा नहीं, हमें तो रोज मौलवी साहब आते थे, वो हमें नमाज भी पढ़वाते थे, मान लो हम नमाज अब तो खुद ही पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमको सिखाया है शुरू से ही, पहले दिन से उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा अच्छा, इतने अच्छे दिखते कैसे है कि फिर दुर्गादास? उन्होंने कहा मैंने तो कभी देखा ही नहीं उनको, मैं तो उनको बाबा कह के बुलाती हूँ बस, दुर्गा बाबा दुर्गा बाबा। तो उन्होंने कहा देखा नहीं है, फिर दुर्गा बाबा कैसे? भाई आपने देखा ही नहीं है उनको, तो फिर दुर्गा बाबा कह के कैसे बुलाती हो? तो उसने कहा कि वो जब भी आते थे ना, तब एक पर्दा रहता था उनके सामने, वो एक दो जनों में लाते थे, पर्दा पकड़ के उब जाते थे, वो आईडे साइड में उधर होते थे दुर्गा बाबा, इधर में बैठती थी, और जो भी वार्ता होती थी वो पर्दे के पीछे होती थी हमारी। ठीक है, अब सोचो आजकल लोगों का कितना नैतिक चरित्र गिर गया है कि मतलब, अरे अकेली लड़की जो है वो मौका नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, वो अकेली लड़की को जिम्मेदारी सोच समझना चाहिए अपन को। एक लड़की आ रही है, उसके सामने से मान लो एक भी लड़का आ रहा है, तो उसका कालजा जो कालजा है वो यहाँ तक आ जाता है, तब तक जब तक कि वो लड़का उसको क्रॉस न कर जाए, यहाँ तक रहता है। तो सोचो अभी क्या हालत है। अब इस देश में सुनने को मिलता है, अभी जो केस हुआ था कोलकाता के अंदर, ये सारे वो तो एक छोटा सा है, मैं तो मानता हूँ 1% भी नहीं है, उससे बहुत ज्यादा होते रहते, राजस्थान में, बिहार में, सारी सारी जगह होते रहते पूरे भारतवर्ष में। कि आपको सोचो, आप ये लाइन भारतवर्ष में सुनने को मिल रही है, भारतवर्ष है जो है, लेकिन राजस्थान जहां पे इतनी नैतिक कर्तव्य वाले लोग रहे हैं, जितने बलिदान दिए हैं किस किस के लिए। ठीक है, वीरमदेव सोचो यार तुम, वीरमदेव कितना तगड़ा आदमी था। वीरमदेव के बारे में पढ़ा है ना, फिरोजा वाली कहानी। भाई साहब उसने क्या कहा था, क्या कहा था उसने? है, मामू लाजे भाटियान कुल लाजे चौहान, जे मैं पढ़ लू तुर्कनी उल्टो उगे भाण। कि मैं एक तुर्कनी से कैसे पढ़ सकता हूँ? मेरे जो भाटियों वाला जो मामाना है वो लज्जित हो जाएंगे, मेरा कुल चौहान वो लज्जित हो जाएगा भाई, जब मैं तुर्कनी को पढ़ना लूंगा। तो उसने नहीं पढ़ना है। सोचो यार तुम्हारी नैतिक चरित्र कितनी गिर जाती है कि एक लड़की दिखती है, तुमको मौका लगती है ना कि वो एक जिम्मेदारी होती है। ठीक है ना, एक जिम्मेदारी की तरह समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो अब तुम चाहो कि तुम्हारी बहन बेटी को कोई नहीं देखे और तुम मतलब सबकी देख सको, तुम रोज रात को है ना गुदरे के अंदर माथा डाल के सो, और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन कुछ नहीं करे, तो ये सब नहीं हो सकता। ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल है। ठीक है ना, ऐसे घूमते रहेगी। अगर तुम किसी को देखोगे तो वो भी तुम्हारी को देखेगा, फिर तुम किसी को देखोगे फिर वो देखेगा, लेकिन ऐसे साइकिल चलता रहता है। अगर तुमने बंद कर दिया ना, अब ऐसा नहीं करेगा एक के बंद करने से, लेकिन ज्यादातर लोग जैसे जैसे बंद करते जाएंगे ना, वैसे वैसे ये सर्कल टूट जाएगा। अब एक कड़ी टूटी ना, फिर तो पूरी चेन ही टूट जाएगी। ठीक है, ये जो चेन बनी हुई है टूट जाएगी। तो सर्कल ऐसा ही रखना चाहिए। अब दुर्गादास राठौड़ सोचो, उसने सोचा कि भाई साहब आदमी की नजर है, हो सकता है कल को कोई गलत नजर पड़ ही जाए। ठीक है ना, आदमी हूं मैं, कल को हो सकता है कोई गलत नजर पड़ जाए, तो हो सकता है कल को कुछ अलग हो जाए भाई साहब। तो उसने क्या किया, पर्दा ही कर रखा जीवन भर, जब जब तक मिला जो तसे कौन है, सफीम तुही साहब, सफीम तुही से जब जब मिला वो, तब तब पर्दा करके ही मिला। सोचो तुम उसके नैतिक चरित्र कितना अच्छा रहा होगा दुर्गादास राठौड़ का। ये सुनते ही औरंगजेब तो पिघल गया कि सब दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं है भाई। जो है दुर्गादास राठौड़, ये इतना नैतिक अच्छा कर्तव्य है उसका। तू आज मांग उसको, खत लिखता है और वो बोलता है कि आज मांग दुर्गादास, तू जो मांगना चाहता है ना वो मांग, आज तुझे जो मांगेगा, तू मारवाड़ मांगेगा तुझे मारवाड़ दे दूंगा, पूरा मारवाड़ मांगेगा ना तू, तो तेरे को सारा सारा मारवाड़ दे दूंगा, और भी तुझे जो भी चाहिए वो मांग ले, तुझे दे दूंगा। दुर्गादास राठौड़ कहते हैं देखो, मुझे मारवाड़ पसंद है, मुझे ये मर्दर देश भी पसंद है। ठीक है ना, और मुझे ये पूरा राष्ट्र पसंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे जो दीवान है, जो अजीत सिंह जी है ना, वो मुझे प्यारा है। तो अगर कुछ देना है ना तुझे, तो अजीत सिंह को राजा बना दे बस, ये मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सोचो, दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब कह रहा है तुझे पूरा मारवाड़ दे दूंगा, और वो ये मांग रहा है कि अजीत सिंह को राजा बना दो। औरंगजेब ने कहा देखो अजीत सिंह नहीं तो इस जमाने में बनाऊं मैं, नहीं तो अगला जन्म में, जसवंत सिंह के खून को तो मैं राजा बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो फिर औरंगजेब दुर्गादास राठौड़ कहते हैं कि फिर इसका मतलब तू मुझे कुछ नहीं दे सकता इसके बाद। ठीक है ना, इसके बाद देवाली समझौता होता है 1708 के अंदर, उसके अंदर अजीत सिंह राजा बन जाते हैं। ठीक है, ये कहानी लिखते हैं अपन। चलो, पेन घूम जाता है, अब लिखना आगे।
अकबर ने अपने पुत्र व पुत्री की जिम्मेदारी दुर्गादास राठौड़ को सौंपी। आगे लिखना। दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर तथा सफीम तुविसा को जूना बीकानेर के जगन्नाथ राम चदोत के पास रखा। किसके पास रखा? दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर तथा सफीम तुविसा को जूना बीकानेर के जगन्नाथ राम चदोत जो है उनके पास रखा था, है ना। आगे लिखना। ईश्वर सिंह नागर के कहने पर दुर्गादास ने इनको औरंगजेब को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? औरंगजेब को सौंप दिया। एक जो ईश्वरी सिंह की एक पुस्तक है, किसकी? ईश्वरी सिंह जो नागर है उनकी एक पुस्तक है, उनका इसका नाम लिख लेना। फुतुहात ए आलमगिरी। फुतुहात ए आलमगिरी, ये दिख तो रहा है ना? फुतुहात ए आलमगिरी दिख तो रहा है ना? क्योंकि ये थोड़ा सा मार्कर शेय खत्म हो गया, इसके अंदर डाल लेता हूं मैं, एक बार देख लेता हूँ, दिख तो रहा है ना मैं? हाँ चलो, दिख तो रहा है। फटाफट से लिख लो इसको। इसके बाद मेरे को लिखना है बस, जो चीजें अपन ने पढ़ाई है अभी भी फटाफट से लिखते हैं, फिर आगे समझते हैं। लिख लिया? चलो फिर लिखो। नहीं लिखा फटाफट से। ये कहानी वाणी समझाता हूँ तो समझ में तो आती है ना, ये कमेंट कर दिया करो कि यार कहानी अच्छी है कि बुरी है कि क्या कुछ है, थोड़ा रिव्यू दिया करो यार, है ना। और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, ये अपना भी फायदा तुम्हारा भी फायदा, है ना। कुछ करो यार, ऐसे शांत बैठे रहते हो। तुमको इतनी चीज रोज कहानी सुनाता हूँ मैं, मतलब ये कहानियां रियलिटी पे आधारित भी है, ऐसा नहीं है कि फेंके ही मार दी बिल्कुल, है ना, वो वाली नहीं है। कुछ हद तक इनके अंदर सच्चाई है, मतलब कि 60-70%, 80% ही मान लो सच्चाई है, बाकी 20% थोड़ा सा मसाला मिलाया होता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप सब्जी बनाते हो ना, उसके अंदर मैगी मसाला डालते हो ना, वही मैगी मसाला डाला हुआ है। मैगी मसाला कितना होता है? 10-1% होता है, लेकिन मैं 20% मान लो, 15% मान लो, किसी किसी खाने के अंदर 20-1% मसाला डल जाता है, वैसे ही डाला हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मसालेदार बनाने के लिए, ताकि आपको पढ़ने में रुचि रहे और जल्दी याद हो, ठीक है, इसे याद होगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अकबर का पुत्र वो प्रति, याद रहेगा इनके दोनों नाम, बुलंद अख्तर, सफीम तुविसा। पहले बार तो मैंने पढ़ा यार ये सफीम तुविसा, मेरे को पढ़ने में ही नहीं आया पहली बार तो, ठीक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अब मेरे को तो ऐसे याद रहता है, सफीम तुविसा, बुलंद अख्तर, बस कोई मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कौन थे अकबर के पुत्र वो प्रति?
है ना। दुर्गादास को जिम्मेदारी सौंपी, ठीक है। किसके पास रखा? जूना बीकानेर के अंदर कौन थे? अपने जगन्नाथ जी थे, उनके पास उनको जो है उनके पास रख दिया इनको। और ईश्वर सिंह टांग थे, ईश्वर सिंह नागर थे, उनके कहने पे औरंगजेब को सौंप दिया। और पुस्तक कौन सी थी? फुतुहात ए आलमगीरी। मैं कहता हूँ इनकी पुस्तकें बहुत अच्छा नाम लगता है मेरे को, फुतुहात ए आलमगीरी। क्या पुस्तक है? या पुस्तक का नाम तगड़ा नाम है, देखो, फुतुहात ए आलमगीरी। अपने मान लो कि पुस्तक के नाम भी अच्छे होते हैं, करतार बावनी, ठीक है। किसकी अभी पुस्तक पढ़ाऊंगा मैं? करतार बावनी। करतार बावनी किसकी है? कमेंट करके बताओ फटाफट। पढ़ा रखी है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं है। लिखो फुतुहात है आलमगीरी फटाफट से। अरे इतनी जल्दी आधा घंटा हो गया ना। लिखो आगे। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो हेडिंग डाली थी यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद में लिखना 1718 1708 के देवारी समझौते के बाद अजीत सिंह राजा बने, ये लिखना। अरे यार, 1708 के देवारी समझौते के पश्चात अजीत सिंह राजा बने। कौन बने? अजीत सिंह जी राजा बने, है ना। इसके बाद में आगे लिखना अपन स्टार्ट करते हैं। आगे क्या आएगा? आगे तो कुछ नहीं, बस लिखो इनको कान का कच्चा राजा कहा जाता है ना। और अपने एक लोक देवता पढ़े होंगे, या अपन मैं पढ़ाऊंगा अभी। लोक देवता स्टार्ट होने वाला है, कौन पढ़ेंगे हम? हड़बूजी, है ना। तो हड़बूजी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था, लिखना हड़बूजी का मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था इन्होंने? हड़बूजी का मंदिर बनवाया था, यहां तक लिखो। अच्छा, इनकी मृत्यु हुई वो भी बात लिख लो, लिखना। इससे पहले दो और बातें हैं, वो लिखो। इन्होंने अपनी पुत्री इंद्र कंवर की शादी मुगल बादशाह फर्रुख सियर फर्रुख सियर से की। ये बाद वालों की राम कहानी खराब ही थी भाई साहब, औरंगजेब के बाद तो। लिखना यह राजपूत मुगलों का अंतिम वैवाहिक संबंध था। पहला कौन सा था? कक्षा में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे अपन, सबको याद ही होगा वैसे तो, ठीक है ना। पता हो तो कमेंट कर देना, वरना कक्षा में पढ़ लेंगे अपना। ये कौन सा था? जो राजपूत और मुगल थे, ठीक है ना। मुगल लिखा ना, महलो तो नहीं लिख दिया। मुगल है ना, उनके बीच में क्या था? अंतिम मतलब वैवाहिक संबंध है। इसका मतलब किसी ने अपनी बेटी नहीं दी,
या अपना बेटा मतलब किसी के बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं की, या अपने बेटे की उनके बेटी से शादी नहीं की, मतलब कुल मिला के वैवाहिक संबंध बने ही नहीं इसके बाद में राजपूत और मुगलों के मध्य, है ना। तो ये ध्यान रखना बातें, लिखना। ये रोज रोज गिर जाते हैं यार। इनकी हत्या इनके पुत्र भगत सिंह, कौन थे? दो पुत्र थे इनके, भगत सिंह और एक और था, नाम था उसका अभय सिंह। भगत सिंह और अभय सिंह, भगत सिंह ने कर दी थी इनकी हत्या, इनके पुत्र, इनके ही पुत्र भगत सिंह ने कर दी, है ना। इनकी कुछ पुस्तकें लिख लेना। अजीत सिंह की पुस्तकें, नंबर 1 लिखना। अजीत सिंह दुहा, अजीत सिंह की सिंह दुहा। दूसरा है दुर्गा पाठ भाषा। तीसरी है गुण भाषा। ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं। लिखो फटाफट से, तब तक मैं इनको वापस कलेक्ट कर लूं। लिख लो फटाफट से, तब तक अपन रीलोड कर लेते हैं अपने गन को। हमारे लिए तो यही है गन, ठीक है। आपके लिए भी अपनी कलम ही गन है, लेकिन उसको रीलोड नहीं कर सकते, कुछ कंडीशन में कर सकते हैं, बाकी नहीं करते हैं ना। तुम तो अपनी मिसाइल चेंज ही करते हो फिर। लिख लो फटाफट यहाँ पे। इसके बाद में अपन मारवाड़ के सबसे ग्रेट आदमी के बारे में पढ़ने वाला है। मारवाड़ का क्या, मतलब राजस्थान का भी मानता हूँ बहुत हद तक। लिख लिया होगा, बढ़े आगे। चलो, इतना क्लियर है ना, इतनी बातें क्लियर, देखो बता दिया करो, समझ में नहीं आए थे ना, समझ में नहीं आए तो बता दिया करो, वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आगे दुर्गादास राठौड़ हेडिंग डालना। वीर दुर्गादास राठौड़ एक ऐसा आदमी, कुछ एक ही नहीं, मतलब दो दो या तीन आदमी अपने को मान सकते हैं, कुछ ऐसे मतलब कि पर्सनली मतलब आदमी हुए या आदमी जो महान 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 आदमी, जो मतलब कि मारवाड़ के जितने भी राजा थे ना उनको पीछे छोड़ दिया। कौन? मतलब कि मालदेव, कौन चंद्रसेन, कौन सियान, कौन कुछ भी नहीं, ठीक है ना। कौन अजीत सिंह, कौन अभय सिंह, कोई भी नहीं, सबको पीछे छोड़ दिया।
जिसमें सबसे पहले नाम आता है, नाम लूं मैं तो आता है वीर दुर्गादास राठौड़ का। उसका दूसरा नाम आता है जयमल राठौड़ का। मतलब जब चंद्रसेन की जयंती होती है, या फिर जब मालदेव की जयंती होती है, जब अजीत सिंह की जयंती होती है, उस समय कोई मान लो कि कोई भी राठौड़, उस समय मान लो कि कोई कोई दरी पे बैठे ना बैठे, लेकिन जिस दिन जयमल राठौड़ की जयंती होती है, या जिस दिन वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती होती है ना, उस दिन सारे सारे राठौड़, सारे सारे राजपूत एक दरी पे मिलेंगे, एक दरी पे मिलेंगे तुमको। ध्यान रखना है। ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए है ना, जो जिसने मारवाड़ के, मतलब मैं तो कहूँ राजस्थान के अंदर अपना इतना नाम कमाया है। कुछ तो किया होगा इन्होंने। भाई लोग अपने बाप को है ना, मतलब कि बाप को, जो अपने बाप की ध्यान होती है, मरने के बाद 12 दिन के बाद, 12 दिन करने के बाद बाप को भूल जाते हैं। ये भाई साहब 12 पीढ़ियों से याद रख रहे हैं, मतलब कि 15-15 पीढ़ियों से याद रख रहे हैं। ठीक है। इसमें कुछ तो किया होगा, कुछ तो तेजाजी ने किया होगा, कुछ तो मान लो कि रामदेव जी ने किया होगा, कुछ गोगा जी ने किया होगा, हड़बू जी ने किया होगा, बाबू जी ने किया होगा, है ना, पन्ना धाई ने कुछ तो किया होगा, गोरा धाई ने कुछ तो किया होगा, तब तो उनको याद कर रहे हैं 12-10 पीढ़ियों से। वरना तो मैं कह रहा हूँ ना कि 12 दिन करने के बाद माँ बाप सबको भूल जाते हैं लोग। दोस्त वोस्त सारे सारे कहीं जाओ, अपने को लेने देने कोई दिक्कत नहीं होती है ना। लेकिन क्या हुआ, क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, त्याग किया है, तभी तो याद कर रहे हैं ना। तो सोचो कितने ग्रेट आदमी हुए थे ये ना। आज भी वीर दुर्गादास राठौड़, जोधपुर में जाओगे ना, वहां पे भाई साहब अनशन मेले लगते हैं, है ना। मेले लगते हैं वहां पर, दुर्गादास राठौड़ के मेले लगते हैं, छवियां, झांकियां निकलती है अपने यहाँ पे। एक मैदान है शायद, रावण 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 चबूतरा, ठीक है, ऐसा कुछ करके वहां पे एक मैदान है। ठीक है, चबूतरा, रावण चबूतरा है ना, रावण चबूतरा है कुछ ऐसा। जोधपुर में देखना, यहाँ पे एक मैदान है। ठीक है, उसके अंदर जो है आप देखोगे, यहाँ पे दुर्गादास राठौड़ की जो है, वहां पे आपके एनिमेशन के थ्रू कहानियां दिखाई जाती है। ये बहुत सारे मैंने देखा है, जब मैं जोधपुर में रहता था तब एक बार देखा की, इसलिए अब होता है या नहीं होता पता नहीं है, लेकिन पहले होता था। जो पहले वाला है वो रिलेट करेंगे मेरे पास, है ना। तो लिखते हैं इनके बारे में, इनकी थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं अपन कि इनके माता पिता कौन थे। सबसे पहले लिखेंगे इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हुआ 15 अगस्त से 2 दिन पहले, 13 अगस्त। छोका नहीं लग रहा ना, छोका भी तो लगना चाहिए। 13 अगस्त 1638 ईस्वी। पिता का नाम था आस्करण। पिता कौन? आस्करण जी। माता, माता का नाम था नेत कंवर। क्या नाम था? नेत कंवर। अब क्या हुआ कि जब दुर्गादास राठौर जी छोटे ही थे, ठीक है ना, 14-15 साल के थे, उस समय क्या हुआ कि, या इससे पहले भी हुआ होगा कि जब छोटे थे तो उनकी कुछ आस्करण जी की, उनकी जो दुर्गादास राठौर की माँ है नेत नेत कंवर, उनसे कुछ अनबन हो गई होगी। तो इनको एक अलग ही जागीर दे दी माँ बेटे को, और कहा कि तुम उस जागीर ले लो, ये गांव ले लो, मतलब जागीर मतलब एक गांव दे दिया था, ठीक है ना। एक गांव दे दिया, और कहा कि तुम वहां रहो, इसकी ले लो, जो भी तुम्हारा टैक्स वैक्स आए उसे जिंदगी अपने काट लेना। अब एक, भाई एक गांव कितना होता है, कितना है, उससे इनकम आती कितनी होगी? थोड़ी मोटी, छोटी मोटी इनकम आती होगी। ठीक है, उससे काम चलता नहीं था, ठीक है ना। अब काम नहीं चलता है, तो खेती तो करनी पड़ेगी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो राजपूत है, राठौड़ है, तो राठौड़ क्या, मतलब यार खेती नहीं करते थे क्या? ब्राह्मण खेती करते हैं, राठौड़ खेती करते थे, सारे खेती करते थे, ठीक है ना। कुछ जो होते थे, सेना, सेना तो कितना पार्ट होती है, अभी मान लो कि भारतीय जो सेना है, कितना सा पार्ट है, कितनी सेना है, उसके अलावा भी तो है ना सारी सारी। अब हो सकता है वहां सारे राजपूत ही थोड़ी है, सारे मतलब कि जाट ही थोड़ी है, सारे सारे मतलब ब्राह्मण भी है वहां पे, ठीक है, एससी एसटी के भी सारे वहां पे, मुस्लिम भी है, सारे सारे धर्म के जाति के लोग वहां पे है, ठीक है ना, सेना के अंदर। जो बाकी बच्चे हैं, ब्राह्मण भी खेती नहीं करते क्या? ब्राह्मण खेती करते हैं, जाट तो खेती करते ही हैं, उसके अलावा ब्राह्मण करते हैं, राजपूत करते हैं, सारे खेती करते हैं, ठीक है ना, एस एस टी वाले भी खेती करते हैं, सब खेती करते हैं। तो उससे मतलब नहीं, अपन को ये खेती कर रहे थे। एक दिन खेती में अपने 14-15 साल के थे ये, उस समय खेत खेती कर रहे थे। उस समय ऊंट, अपने मारवाड़ में तो ऊंट थे उस समय, अभी भी है, ठीक है ना, ऊंट थे। ऊंट चरा रहे थे कुछ जसवंत सिंह जो थे, जसवंत सिंह के कुछ सैनिक थे, जो कि ऊंट चरा रहे थे, आदमी रख रखे थे हट्टे कट्टे। एक दिन दुर्गादास राठौड़ के जो खेत थे, जहाँ पे खेती कर रहे थे, वहां पे क्या हुआ कि कुछ ऊंट घुसे, उनको भगा दिया भाई साहब दुर्गादास राठौड़ ने। कहाँ से आए हो तुम यार? ठीक है, उनको भगा दिया। उनको भगाया तो वो आया हट्टा कट्टे, जो 2 आदमी थे,
वो आया, एक दोनों आए, दोनों ने आके कहा कि पता है तुझे किसके ऊँटों को भगाया? कहा किसके ऊँटों को भगाया मैंने? इससे क्या मतलब है? किसी के भी होना भाई, मेरे खेत में घुसे है ये, ठीक है, मैं तो भगाऊंगा, भले किसी के होना, मैं उसको, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा ये जसवंत सिंह के ऊँट है। तो कहा कि उससे क्या मतलब है? भाई जसवंत सिंह की राजा है तो उससे क्या मतलब? इसका मतलब कि वो किसी भी खेत के अंदर वो बर्बाद कर देंगे, ऊँट बेच के बर्बाद कर देंगे। उसने कहा तू जानता है इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा, उसने दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि नतीजा सब मैं जानता हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है नहीं करना है। तब तक उन दोनों में से एक ने गाड़ बोल दी वैसे दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ ने तलवार काटी, गर्दन काट दी भाई साहब एक। दूसरा के चपला खेत में रहेगी, भागता हुआ गया, ठीक है ना, महल के अंदर गया ना। जसवंत सिंह जी वहां पे उबे थे कि क्या हुआ रे, सांस नहीं आ रही तेरे को, हाफ क्यों रहा है भाई? उसने कहा कि यार दादाजी, एक आदमी था, उसने जो साथ वाला था मेरे वाले उसको तो मार दिया और ऊँट कोस लिए मुझसे। उसने कहा ऐसा कौन है ना भाई जिसने जसवंत सिंह के ऊँट कोस लिए? और एक भाई साहब एक हट्टा कट्टा था बहुत, ठीक है ना, तरोताजा था, उसको मार दिया यार, बुलाओ उसको। अब दुर्गादास राठौड़ को बुलाया, बुला के कहा कि कौन है भाई, क्या नाम है तेरा? उसके भाई साहब दाढ़ी नहीं होगी, ठीक है ना, दाढ़ी नहीं फूटी थी उसके, तो 14-15 साल का छोरा। उसने कहा यार तू इसके बारे में कह रहा है इसने मार दिया होगा? तो उसने कहा ठीक है हो सकता है मार दिया हो। तो उसने पूछा क्या नाम है? उसने कहा दुर्गादास राठौड़। कहाँ रहता है? तो उसने कहा कि लोणेवा का हूँ, ठीक है। उसने कहा तो पिता का क्या नाम है? तो उसने कहा आस्करण जी। आस्करण जी के पास सिणावा की कौन सी थी, जागीर थी, ठीक है ना। तो उसने कहा आस्करण जी तुम्हारा बेटा? उन्होंने कहा हाँ नाजुक है, मेरे को अलग जागीर दी। इन्होंने कहा अच्छा जाप लो, ठीक है ना, मैंने पहले पता हुआ। उन्होंने कहा कि बंदा तगड़ा है, ठीक है ना। उसने कहा कैसे मारा? तो पास में जो खड़ा था उसको गर्दन काट के कहा ऐसे मारा बस, और कुछ नहीं किया, इतना अटकटा था, ठीक है। तो मार दिया, तो मार दिया, इसमें क्या है, गाड़ बोल दी मैंने, ठीक है, ये तो भाग गया वरना इसको मार देता मैं, ठीक है। उसने कहा बंदा तगड़ा है। आस्करण जी को कहा आज से आप वहां बैठेंगे, दुर्गा बेटा तू यहाँ बैठेगा। उसको पास में बैठा है और उसको कहा कि ये कल को मेरा ना घर रुकाड़ेगा। और ये बात सच हुई कि दुर्गादास राठौड़ ने घर उकाड़ा भाई साहब। 30 सालों तक लड़ा दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, सिर्फ अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, जबकि उनका बेटा नहीं था, उनका कोई लेना देना नहीं था अजीत सिंह से। बस दुर्गादास राठौड़ किसके, जसवंत सिंह के दरबार में थे, ठीक है ना, कुछ जागीर दे रही क्योंकि बाकी कोई लेना देना नहीं था, राजा का बेटा था, दीवान था, ठीक है ना, उनका राजा खुद ही था। अब सोचो उस अजीत सिंह के लिए 30 वर्ष का संघर्ष किया था किसने, दुर्गादास राठौड़ ने। कितने महान आदमी रहे थे सिर्फ एक को राजा बनने के लिए, जिसका मतलब कि खुद का बेटा भी नहीं, एक अपने राजा के बेटे को राजा बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया और सब कुछ त्याग दिया इन्होंने, सब कुछ। सोचो कितना महान राजा हुआ, मतलब कि महान व्यक्तित्व रहा होगा इसका, वीर दुर्गादास राठौड़। जहां पे पेपर लिखते हैं वीर दुर्गादास राठौड़ ही लिखते हैं ना, दुर्गादास मतलब ऐसा नहीं लिखते डायरेक्ट, है ना। इनके बारे में लिखेंगे थोड़ी सी जानकारी तो लिखना। जन्म स्थान, सालवा। जागीर, जागीर कौन सी दे रखी थी, बड़ा मैं बताया था कहाँ का था ये? लूणे में, लूणे में गए थे ये। आगे लिखना। जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई थी बताओ? 1678 से अजीत सिंह के राजा बनने तक, राजा बनने तक, कहाँ कब बने थे? 1708 में। यहाँ पे लिखो 1708 तक 30 वर्षों का संघर्ष किया। संघर्ष किया और मिला कुछ नहीं, हुआ कुछ यूं कि अब जिसने जिसने त्याग किया है उसकी तो रेस्पेक्ट मिलेगी, है ना। अपन ने पढ़ा था चुंडा, है ना, चुंडा पढ़ा था ना हमने, वहां पे उसने त्याग किया था, राजपाट का त्याग किया ना, उसको रेस्पेक्ट मिली थी। यहाँ पे भी रेस्पेक्ट मिली इनको, रेस्पेक्ट यानी सम्मान मिला इनको। तो सम्मान इनको ज्यादा मिलने लग गया, अजीत सिंह से ज्यादा मिलने लग गया, दरबार में जाते इनकी ज्यादा इज्जत हो गई थी। तो यार अजीत सिंह को लगा यार अपना को गिनता ही नहीं। जो बात हो दुर्गादास राठौड़ को मान लो कि पूछते,
और अपन को पूछता ही नहीं है। और मान लो अजीत सिंह कुछ गलत मान लो कुछ बता देता या गलत काम करता तो उसको डांट भी देते, तो बोलते यार ये किसको मतलब हैंग और हमें डांट दे मन तो, ठीक है। रेस्पेक्ट यार करो, राजा हूं मैं, ठीक है। हाँ कि चलो बलिदान किया है, लेकिन मान लो कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए राजा की। अब देखो, जिसके ऊपर अपना हक होता है ना उसको बोलते हैं अपन। आप अपना साथ में दोस्त रहता है ना, हो सकता है आप उसको ना बोलो, ठीक है ना, लेकिन आपके भाई को आप जो चाहो वो बोल सकते हो। आपका बड़ा भाई है वो आपको बोल सकता है। आपके माँ बाप अगर आपको कुछ बोल रहे हैं ना, तो मतलब वो गलत नहीं बोल रहे हैं ना। जो पापा पहली बार मारते ना, थप्पड़ मारते हैं, जूते मारते हैं, वो सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है भाई। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। हमने तो सह रखे हैं भाई साहब, है ना, बहुत पिटाई सह रखी है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो देखो कभी जिस समय पिटाई करते थे उस समय रिग्रेट होता था कि यार नहीं मारना चाहिए, लेकिन अभी या फिर उसके बाद में, मतलब अभी पिछले 3 एक सालों में मेरे को ऐसा लगा नहीं। कि जब से मैं 18 साल का हुआ तब से मैंने लगा हाँ यार जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, मतलब अपने भले के लिए किया, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें मेरे साथ घटी कि मैंने सोचा कि हाँ वो उन्होंने किया उस समय तो मेरे लिए किया। तो बड़े कुछ कह देना तो इसका मतलब वो अपने हक से कह रहे हैं। उन्होंने अपने एक शरीर का अंग, ठीक है, उसको पाल पोस के बड़ा किया है, इतना बड़ा मेहनत किया है। तुम्हारे बाप के मतलब कि आपके जो पिताजी है ना, उनके मतलब कि जूते के बराबर की जो आपकी जूती है ना, वो नंबर मैच हो जाए ना, दोनों की जूती का नंबर मैच हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको ये कह सकते हो कि आप मेरी लाइफ का डिसीजन लेने वाला हो कौन, है ना, ये नहीं कहना है। वो जो कहते हैं ना वो डांट, वो उनको नहीं कह सकते कि यार आप मेरे 4 जनों के सामने आप डांट देते हो यार पापा। मैं भाई साहब मेरे को कह देते हैं तो कई बार मैं गलती करूं तो मेरे को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब पीछे पापा बैठे और मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तब मेरे को डर लगता है कि यार कुछ कह ना दे भाई। जब मेरे पापा जोधपुर रहते हैं तो वो जब भी आते हैं मान लो तो मैं उनको लेने जाता हूँ अपने रूपनगढ़, 5-6 किलोमीटर है अपने गाँव से, तो लेने जाते हैं। तो वहां पे मेरे को ये लगता है कि ये 5 किलोमीटर का जो रास्ता है ना वो 50 किलोमीटर लगता है मेरे को। कि अगर मैं यहाँ से ना मेरे कुछ खाड़े में पड़ गई, मतलब मान लो कि ये जंप वंप आ गया और तेज निकल गई, तो क्या बोलेंगे यार। इतना डर लगता है, ठीक है ना, वो डर नहीं है, वो रिस्पेक्ट है एक तरीके से। ऐसा नहीं कि मार देंगे, क्या करेंगे भी, ज्यादा ज्यादा थप्पड़ ठोक देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो रेस्पेक्ट है, तो वो रेस्पेक्ट होनी चाहिए हर किसी के। मैंने अपने पेरेंट्स को लेकर वो कह दिया तो यार कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो अपने भले के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे अजीत सिंह जो है उनको अच्छा नहीं लगता कि यार दुर्गादास राठौड़ की ज्यादा रिस्पेक्ट हो रही है। तो वो एक इशारों इशारों में समझाते हैं कि यार आप दरबार में मत आया करो, ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़ भी समझदार थे तो उन्होंने समझ गए, वो आते भी नहीं थे, कभी एक आध बार आते। उसमें भी रेस्पेक्ट तो रहेगी, ठीक है। फिर जो है वो एक अपने सैनिक के द्वारा, अजीत सिंह जो है अपने सैनिक के द्वारा एक संदेश भिजवाते कि देखो दुर्गादास जी आपका काम हो गया, आप देश निकाला, मतलब मारवाड़ से उनको देश निकाला दे दिया। अब जब वो सैनिक आने वाले थे, इससे पहले जो है दुर्गादास राठौड़ को पहले पता चल गया, वो उन्होंने खुद ने काला घोड़ा, मतलब कि उसके ऊपर बैठे काले कपड़े पहने और चले गए। देश निकाला देने से पहले जो है काले कपड़े और काले घोड़े के ऊपर निकाला जाता था, है ना, ध्यान रखना, वो खुद चले गए। उसके बाद में जो अपना मेवाड़ का राजा था कौन, अमर सिंह सेकंड, ठीक है ना, उसने दो, उन्होंने कहा कि वो तो नाजोगा है अजय सिंह, तो मैं आपको दो जागीर देता हूँ, एक तो रामपुरा की और एक विजयपुरा की। तो जो मेवाड़ का राजा था अमर सिंह सेकंड, उसने दुर्गादास राठौर को दो रियासतें दी थी या दो जागीरें दी थी, कौन कौन सी, विजयपुरा और रामपुरा की। उसके बाद में दुर्गादास राठौर ने सोचा रहे क्या कर रहे हैं अपन, अपनी तो मतलब माटी वो है, मारवाड़ माटी है अपनी, वहां अपन जिए हैं, दिन के सारे सारे अपने पहर, ठीक है, 6 के 6 पहर अपन वहां जिए हैं, 8 पहर अपन वहां जिए हैं, मतलब कि सारी सारी जिंदगी वहां कटाई है हमने, उसके लिए अपन, मैं लड़ा हूँ उसके लिए मर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं क्या कर रहा हूँ, तो कहते हैं फिर ये दुनिया में महफिल मेरे काम की नहीं। वो वहां से उज्जैन चले जाते हैं, और उज्जैन चले जाते हैं, वहां पे एक शिप्रा नदी है, ठीक है ना, शिप्रा नदी के किनारे पे उनकी एक छतरी बनी हुई है। तो मैं कहता हूँ कि कितने नाजोगे आदमी रहे होंगे। 2 फुट जगह नहीं मेरी, 2 बाई 2 की जगह नहीं थी तुम्हारे पास, 2 बाई 2 मान लो, 5 बाई 5 की जगह नहीं थी तुम्हारे पास, एक आदमी की छतरी बनाने की तुम्हारे पास ज्यादा नहीं थी। मतलब राजाओं के पास, मैंने कहा कि यहाँ पे ऐसा लगता है जब दुर्गादास राठौड़ की छतरी यहाँ पे सिप्रा नदी के तट पर देखने को मिलती है ना, तब लगता है यार राजाओं ने किया किया अपने राजस्थान वालों ने। मतलब 5 फुट जगह नहीं थी उनके पास अजीत सिंह की छतरी बनाने के लिए, मारवाड़ वालों के पास, कि वहां पे छतरी बनानी पड़ी उनकी, उनको देह संस्कार करने के लिए उनके पास था नहीं कुछ। ठीक है, अपन तो देखते हैं, चलो जो हो गया हो गया। देखो राजा बनने के संघर्ष किया, लेकिन अजीत सिंह ने इनको
मारवाड़ से निकाल दिया। आगे लिखना। मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा तथा विजयपुरा की जागीर दी। यही लिखना दी, जागीरें दी। आगे लिखना। दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय उज्जैन में बिताया। एक लास्ट लाइन इनकी छतरी सिपरा नदी के तट पर बनी है। कहाँ पर बनी हुई है? सिपरा नदी के तट पर। इतनी चीजें क्लियर है, फटाफट यहाँ से लिख लो। नीचे दिख रहा है मेरे हिसाब से, है ना? यहाँ तक दिख ही रहा होगा, लिख लो। इसके बाद में इनकी कुछ उपाधियां हैं, ठीक है? वो उपाधियां पढ़ते हैं, उनका मतलब जो है अपन जानते हैं कि क्या मतलब है उनका, है ना? मैं पानी पी लेता हूँ फटाफट से, तब तक आप लिख लो। लिख लिया होगा ना? चलो आगे बढ़ो। समझ में ज्यादा आ रहा है ना? तो सारी चीजें मैं बार बार बोलता इसलिए रहता हूँ कि समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दिया करो कि कोई चीजें अगर कमियां हो ना। देखो मैं ये नहीं बोलता कि तारीफ वारीफ कुछ नहीं है। देखो कमियां बताओगे ना तो हमारे अंदर सुधार होगा। अगर मान लो तो अगर हमारे अगर सुधार होगा तो आपका फायदा है कि हमारी कमी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कमी रहती है हमारे पास, है ना? तो वैसे तो हमारे पास कोई कमियां ज्यादा से ज्यादा दूर करने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, जो ऑडियंस होती है उसको पता चलता है कि कमी क्या है ना। हम तो देखते हैं तो हमको ये लगेगा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना? लेकिन उपाधियां पहले आती है राठौड़ों का यूलिसिस। अब इसका मतलब भी जानेंगे, सारी उपाधियां उनका मतलब भी जानेंगे। सबसे पहले यहाँ तक ये उपाधि लिख लो। मारवाड़ का गेरिबाल्डी।
राजपुताने का। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। चौथी है GH ओझा ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ स्टेट का द्वितीय का दूसरा लिख लो, का दूसरा संस्करण वीर दुर्गादास राठौड़ को समर्पित कर दिया। किनको समर्पित कर दिया? वीर दुर्गादास राठौड़ को। ठीक है, ये लिखना बाद में, सबसे पहले समझ लेता हूं। राठौड़ों का यूलिसिस कौन है? राठौड़ों का यूलिसिस कौन था? यूलिसिस यूलिसिस जो था यूरोप के अंदर जो मुगल थे ना, मतलब कि मुस्लिम थे, उनको मुस्लिमों को मतलब आने से इसने रोका था। यूलिसिस ने मुस्लिमीकरण होने से रोका था यूरोप के अंदर। तो कहते हैं कि राठौड़ों का यूलिसिस, यानी कि अगर वीर दुर्गादास राठौड़ नहीं होते ना, तो मतलब औरंगजेब सारों सारों को क्या बना देता? मुगल बना देता, मतलब मुस्लिम बना देता यार, मुस्लिम धर्म अपनावा ही देता। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो अजीत सिंह नहीं होता, अजय सिंह नहीं होता, तो मतलब कि मतलब खालसा तो घोषित कर ही चुका था। उसके बाद में कौन आता? वहां पे मुगल सत्ता स्थापित हो जाती और वहां पे धीरे धीरे सबको मुगल बना देता था वो। तो कौन कहते हैं राठौड़ों का यूलिसिस? किसको कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को, है ना। राजपूतों का गेरीबाल्टी। गेरीबाल्टी कौन था? गेरीबाल्टी जो है जो इटली है, इटली में क्या हुआ था जब इटली आजाद हो रहा था ना, ठीक है, इटली को आजाद करने के लिए कौन लड़ रहा था? गेरीबाल्टी। जैसे मतलब कि अपने महात्मा गांधी ने आंदोलन किया ना, उसी प्रकार से डिट्टो कॉपी मान लो गेरीबाल्टी जो है। राजपुताने को इनको कहते हैं कि राजपुताने गेरीबाल्टी। वहां पे मतलब कि मारवाड़ को स्वतंत्र कराने के लिए किससे? औरंगजेब के लिए, औरंगजेब के खिलाफ लड़ कौन रहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ लड़ रहा था। अब कहानी क्या है गेरीबाल्टी की? गेरीबाल्टी ने जब इटली आजाद हुआ ना, तब सबको लगा कि जो कल जो है सबसे बड़ा पद है ना, मान लो जो भी है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कुछ भी है, वो किसको मिलेगा? राजा, मान लो राजा बनाएंगे तो भी किसको बनाएंगे? वो गेरीबाल्टी को बनाएंगे। सबको तय था, सब कुछ तय था कि गेरीबाल्टी अगला राजा या प्रधानमंत्री बनने वाला है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो है किसी ने त्याग किया या समर्पण किया है इटली के लिए, तो किसने किया? गेरीबाल्टी ने किया। सबको पता था कि कल सुबह बढ़ने वाला है। वैसे शाम को गेरीबाल्टी वहां से निकल जाता है अपने घर के लिए, मतलब जो अपना गांव वहां घर था, कहीं के लिए भी चला जाता, उसको खुद को पता नहीं था कि हाथ के अंदर एक थैली थी, थैली के अंदर कुछ गेहूं के दाने थे, मतलब अनाज के दाने थे। सुबह सारे आते हैं, सबको गेरीबाल्टी नहीं मिलता, तो सब हाहाकार मच जाता है इटली के अंदर। और सब पूछते हैं, उसके घर जाते हैं जहां वो रहता था, कि गेरीबाल्टी कहाँ है? तो वहां का जो नौकर वोकर थे उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चले गए। तो कहाँ गए? कि वो एक हाथ के अंदर थैली लेके गए थे, उसके अंदर कुछ अनाज के दाने थे, और उन्होंने कहा कि वो उनको खुद को नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो सब कुछ जब रिवॉर्ड लेने की बारी आई, तब वो उन्होंने कहा कि मेरी जो पूर्वज है, मेरी जो प्रजा है, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जब वीर दुर्गादास राठौड़ को औरंगजेब ने कहा कि मांग दुर्गादास, तू जो मांगता है ना वो मुझे तुझे देता हूं, मारवाड़ चाहिए ना, मारवाड़ ले तू, और जो चीज चाहिए वो सारी चीजें मांग सकता है। जब रिवॉर्ड लेने की बारी आई तो उसने नाम लिया अजीत सिंह का, कि अजीत सिंह को राजा बनाओ, क्योंकि वही मेरा दीवान है, मुझे सबसे प्यारा मेरा दीवान प्यारा लगता है। ठीक है, मेरा जो मर्दर देश है, मेरा जो ये मान लो मारवाड़ है, इससे ज्यादा ज्यादा पसंद कौन है मेरे को? मेरा दीवान है। तो इसीलिए इसको जो है राजपूताना का गेरीबाल्टी कहते हैं। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मतलब जिसको जो मोती जो है जिसको बींदा न जा सके। मतलब दुर्गादास राठौड़ को कभी कोई हरा नहीं पाया ना, मतलब उसके जो इरादे थे उनको कोई हरा नहीं पाया कि अजीत सिंह को मैं राजा बनाऊंगा तो बनाऊंगा।
अजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? सोचो तुम, कब हुआ? अभी लिखवाया था मैंने, 1638 ईस्वी के अंदर। अजय सिंह राजा कब बनता है? 1708 ईस्वी के अंदर। कितने साल का हो गए अजय सिंह दुर्गादास राठौड़ कितने साल के हो गए? कितने वर्ष के हो गए? बताओ बताओ। 70 साल के। जब 70 साल के हुए तब अजय सिंह राजा बने हैं। जब 70 साल के दुर्गादास राठौड़ हो गए उसके बाद में अजय सिंह राजा बने। 40 वर्ष की उम्र के अंदर तो उन्होंने वो उतरा जो संघर्ष हुआ था ना, ये 30 वर्षीय संघर्ष उन्होंने स्टार्ट किया था 40 वर्ष के अंदर। आज के बाद 40 वर्ष के अंदर रिटायर हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं कि घुटनों में दर्द है। सोचो वो उन्होंने स्टार्ट 40 वर्ष के अंदर किया और 70 वर्ष के अंदर उनको जो है 70 वर्ष के जब हो गए तब अजय सिंह को राजा बनाया। 70 साल लड़ा वैसे, मान लो एक तरह से 70 साल लड़ा, 30 साल लड़ा वैसे तो इनको क्या कहते हैं? मारवाड़ का अनिवित्या मोदी। जीएच ओझा ने अपनी पुस्तक, इनकी एक पुस्तक थी द जो है हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ स्टेट, है ना, मारवाड़ स्टेट के लिए जिन्होंने हिस्ट्री की बुक लिखी थी, सारी सारी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। तो जो वो पुस्तक है उसके दो भाग थे, एक तो पहला भाग और दूसरा भाग, यानी जो पहला संस्करण और दूसरा संस्करण। तो दूसरा संस्करण है वो पूरा पूरा जो है दुर्गादास राठौड़ पे लिखा हुआ है, यानी उनको समर्पित कर दिया। इसका मतलब क्या है? उसके अंदर इन्हीं के बारे में चीज लिखी हुई है, बाकी कोई चीज नहीं है। सारा सारा जो दूसरा संस्करण है वो किसके ऊपर है? वीर दुर्गादास राठौड़ के ऊपर। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है। लिखो फटाफट से, इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। अभय सिंह, दो बेटे थे ना, मैंने बात की थी अभी तो, किसके? अजय सिंह के दो टावर थे, बाघ सिंह और अभय सिंह। बाघ सिंह ने हत्या की थी इसलिए उसको यहाँ तो राजा बनाया नहीं मारवाड़ में तो, और उनको जो है नागौर दे दिया था बाघ सिंह को। तो बाघ सिंह नहीं थे, भगत सिंह। बाघ सिंह नाम आ गया। बाघ सिंह कहाँ हुआ? पार्टी परवण। हो जाता है कभी कभी, तो बता दिया ना भाई सब यार, है ना, गलती तो हो जाती है। हैंड टू हैंड बताया देखो, क्षण भर लिख लिया। टाइम यार हो गया मेरे हिसाब से ना, 3 मिनट और है। फटाफट से अभी अभी सिंह को भी खत्म कर लेंगे। अभी तुम लिखो तो सही। मुझे पता है जब तक मैं बोलता रहता हूँ तब तक तुम लिख लेते हो, ठीक है ना। 3 मिनट रहे नहीं, अपन 8 मिनट ले लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लिखो तो सही। हेडिंग डालो अभी सिंह। शासनकाल कहाँ से प्रारंभ हुआ? जहां से उनका खत्म हुआ था, 1724 से। कब तक? 1749, 49। आरसीबी ऑल आउट, ध्यान है? ठीक है, लिखो। इनके शासनकाल में एक ही घटना हुई थी, तो कौन सी थी? खेजड़ीली घटना। खेजड़ीली घटना कब? 1730। विक्रम संवत लिखेंगे, जरूरी होती है, कोई मेला पड़ता है इस दिन, खिचड़ी मेला, है ना, लिखना। भाद्रपद शुक्ल दशमी, 1787। 57 जोड़ लो, हो जाएंगे, है ना, 87 लिखना। अमृता देवी के साथ 363 लोग शहीद। कौन शहीद, है ना? थोड़ी सी बात करते हैं इनके बारे में। सबको कहानी वाणी तो सबको पता है, ठीक है, ज्यादा चर्चा के बारे में मतलब नहीं। अभय सिंह जब राजा बने तो 400 साल हो गए थे लगभग, मेहरानगढ़ किले पे बने हुए, है ना। राव जोधा ने बनवाया था, पता है ना सबको। अब जब वहां पे बनवाया था तो यहाँ पे तो 400 साल हो गए, लगभग लगभग 400 हो गए ना, 300, 350, 400 साल हो गए। मेहरानगढ़ को दुर्ग को जो है जरूरत थी रिपेयरिंग की। अब रिपेयरिंग करे किससे? तो रिपेयरिंग अभी तो सीमेंट चलती है, पहले चूना चलता था। चूने को कैसे बनाया जाता है? तो एक पत्थर होता है जिसको हाई टेम्परेचर पे जो है, आपने देखा होगा, आप जब आप गोटन आते हो, मतलब आपने जोधपुर से कभी नागौर, या नागौर से मतलब इधर आए हो अजमेर की तरफ, ठीक है, तो आपने देखा होगा, या आप जयपुर गए हो, मतलब जोधपुर से आप जयपुर गए हो, तो बीच में एक जगह पड़ती है गोटन, नागौर के अंदर, ठीक है ना, गोटन जंक्शन आता है। वहां पे मतलब रेलवे स्टेशन जब आप जाते हो ना, तभी आपको वो पटरियों के पास में ही दिखता है आपको, वो फैक्ट्रियां लगी होती है वहां पे, व्हाइट चूना कहते हैं जिसको, चूना होता है। तो वहां पे हाई टेम्परेचर पे जो है उस पत्थरों को पकाया जाता है, यानी तब वो जाके चूना बन जाता है। और उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर पकाते हैं तो उससे कड़ी बन जाती है, जो आप करते हो ना व्हाइट पुट्टी करते हो ना, वो जो पुट्टी होती है वो व्हाइट कड़ी, वो उससे बन जाती है ना।
तो चूना चाहिए। अब चूने को पकाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। ठीक है। कुछ कहते हैं कि गेट बनाने के लिए, गेट बनाने के लिए कितनी की लकड़ी चाहिए, आसपास से काट लेते हैं। लेकिन उनको चूना चूना तो पूरे किले में कितना चाहिए होगा, बहुत ज्यादा हद तक चाहिए होगा ना। तो चूने के लिए, चूने को पकाने के लिए लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से लाएं? तो कहा पास में खिजड़ी गाँव है, वहां पे बहुत सारी मतलब खिजड़ियां वेजड़ियां भी है, और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो उनको काट के ले आएंगे। ठीक है। कहा ठीक है चलो। उनका एक सेनापति था, उसको भेजा, सैनिकों को भेजा, कहा कि जाओ और वहां से काट के ले आओ। ठीक है। उन्होंने कहा चलो। आगे वहां पे काटने लगे। अमृता देवी ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, कि खेजड़ी काट रहे हैं। अब भाई साहब, अमृता देवी थे तो विष्णु ही। जामो जी ने कह रखा था कि भाई साहब, एक सर के बदले अगर एक वृक्ष या एक पौधा बच जाए ना, तो भी उस वृक्ष की कीमत अधिक है, उस सर की कीमत अधिक नहीं है। तो 20 मतलब उन जो 29 रूल्स थे उनके, उनका पालन तो कर रही थी अमृता देवी, कर रही थी। तो उन्होंने जो है जाके कह दी थी, भाई साहब देखो इनको नहीं काट सकते आप। तो कहा क्यों? तो कहा ये हमारे रूल के खिलाफ है ना, रूल के खिलाफ है। और प्रकृति को है ही कितने मारवाड़ में, मारवाड़ में काल पड़ता है, इन्हीं की वजह से पूरा साइकिल चलता है, पूरा मतलब की जो है बरसात होती है इन्हीं की वजह से होती है। यही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे अपन, खाएंगे क्या, भूखे मरेंगे, काल पड़ेंगे फिर से। तो उन्होंने कहा इनको तो नहीं काट सकते। उन्होंने कहा कि देखो राजा का आदेश है, काटेंगे हम तो। वो सेनापति थोड़ा सा अकड़ बुकड़ होगा, ठीक है, एग्रेसिव टाइप। तो उसने कहा काटेंगे। अमृत देवी जो है जाके, वो जो जम्मू जी वाली बात थी, वो तो उसको पता थी कि एक सर के बदले एक पौधा हो तो भी पौधे की जो है क्या है, ज्यादा कीमत है, तो वो लिपट जाती है। वहां जो है सैनिक उस पर प्रहार करते हैं और उसको मतलब शहीद हो जाती है। वहां पे कौन? अमृत देवी मर जाती है। ऐसा अपन शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि महान महान लेडी हुई है, ठीक ना, महान महिला हुई है, जो कि मतलब कि पेड़ों के लिए शहीद हो गई। सिर्फ एक पेड़ के लिए शहीद हो गई वो, उसकी दो बेटियां वो शहीद हो जाती है उसके साथ। गांव में धीरे धीरे बात फैलती है, तो आसपास के लोग भी आते हैं और वो भी जो है पेड़ों से लिपट जाते हैं। उनको भी जो है शहीद, वो भी शहीद हो जाते हैं। 363 लोग थे अमृत देवी के साथ, 363 और लोग थे, वो भी शहीद हो जाते हैं। बात अभय सिंह तक पहुंचती है तो वो वहां पे उसको रुकवा देते हैं। ठीक है। और वहां पे जो है मेला भी भरता है हर वर्ष, भाद्रपद के अंदर, 10वीं के अंदर, है ना, मेला भरता है। और वहां पे आप देख सकते हैं, जो जब भी जाओ, ठीक है, उनकी जो है आपके स्मारक भी लगे हुए हैं, माता देवी का भी। आप सब कुछ देख सकते हो वहां पे जाके ना, तो चीजें लिखेंगे अपन। अब बात करेंगे इनके डायरेक्ट दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान बांकीदास जी। कौन? बांकी दास? नहीं, बांकी दास नहीं थे। दरबारी विद्वान, आप एक मिनट ऊपर तक लिखो फटाफट, यहाँ तक लिखो। इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ कि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर एक खेजड़िली गांव में मेला भरता है। ठीक है, एक बार टाइम देख लेते हैं कि टाइम हो गया नहीं हुआ, वरना फिर आगे पर चलते हैं। 2 मिनट बचे हुए हैं। इनके दरबारी विद्वान अब लिख लेते हैं ना। दरबारी विद्वान कौन थे? कर्णिदान एक थे, भाण, कवि भाण। इनकी पुस्तक थी राज रूपक, और इनकी थी सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश। क्या होता है इनसे, ठीक है ना, इन दोनों पुस्तकों में अहमदाबाद युद्ध की जानकारी
मिलती है। कौन सी युद्ध की? अहमदाबाद की लिखना। अभय सिंह ने गुजरात के गवर्नर बुलंद खां को हराया था। ठीक है, इनकी जो है चर्चा बाद में करेंगे, लिख लेना इसको, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चीजें समझ नहीं वो अगली क्लास में समझ लेंगे, यहाँ तक लिख लेना। दोनों पुस्तकें जो है कौन सी सूरज प्रकाश और राजरूपक, इन दोनों के अंदर जानकारी मिलती है किसकी? अहमदाबाद युद्ध की। अहमदाबाद युद्ध के अंदर क्या अभय सिंह ने जो है गुजरात के गवर्नर कौन है बुलंद खां को हराया था। अब इस समय जो है मोहम्मद शाह रंगीला जो है दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, सल्तनत जो थी बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। इसके बाद कल ये जो चर्चा है बाद में करेंगे, नहीं कल करेंगे, टाइम हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना और अपनों का।